हेलो, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक तथा मानव भूगोल में द्वैतवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हैं क्या, या इनको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो बीए पार्ट फर्स्ट में जो आपके एक पेपर था फिजिकल ज्योग्राफी और भौतिक भूगोल, उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने भूआकृति विज्ञान के बारे में पढ़ा, जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ा, वायुमंडल के बारे में पढ़ा और जैव मंडल के बारे में या जैव भूगोल के बारे में पढ़ा। तो या कहें तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में जो चट्टान, मृदा अपरदन के कारक, अंतर्जात शक्तियाँ, भूकंप, ज्वालामुखी जैसे पर्वत निर्माणकारी प्रक्रम, यानी जो पृथ्वी का स्थल मंडल है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, इसमें क्या है कि जो पृथ्वी पर जो जलीय चक्र है, समुद्री नीतल के जो उच्चावच हैं, महासागरीय धाराएं हैं, ज्वार भाटा है, महासागरीय संसाधन है, इन सब बारे में अध्ययन किसमें करते हैं? हाइड्रोस्फीयर। फिर एटमॉस्फेयर, इसमें जो वायुमंडल की संरचना है और जो तापमान, आर्द्रता जैसे जो वायुमंडलीय तत्व हैं, मौसम के तत्व हैं, इसके अलावा जो जलवायु परिघटनाएं, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वातागर, जलवायु के वर्गीकरण, इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? जो मतलब जलवायु विज्ञान, उसमें किसका अध्ययन करते हैं? वायुमंडल का या एटमॉस्फेयर का। फिर क्या है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है कि वह क्षेत्र होता है जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह कॉमन क्षेत्र होता है। ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है, ये आपका जल मंडल है, ये जो कॉमन भाग है ये क्या है? जैव मंडल। तो जैव भूगोल के अंतर्गत जैव मंडल का अध्ययन करते हैं। इसमें जो विभिन्न बायोम्स हैं और जो पादपों का या फिर जंतुओं का जो वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हैं, इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं? जैव भूगोल के अंतर्गत। तो ये जो भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान या जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जैव भूगोल के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं वही क्या है? हमारा भौतिक भूगोल। तो इन सब बातों में हम क्या चीज़ कॉमन देखते हैं? इस चीज़ों में देखते हैं कि कहीं भी जो मेन एलिमेंट है वो नहीं होता। किसका अध्ययन करते हैं? सिर्फ जो नेचुरल फीचर्स हैं, यानी जो भौतिक या प्राकृतिक जो विशेषताएं हैं पृथ्वी की सतह की, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब वहीं दूसरी ओर देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को, कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। तो पीछे की कुछ कक्षाओं में हम यही जान रहे हैं कि आखिर मानव भूगोल है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी अप्रोचेज क्या है, इसका स्कोप क्या है। एक बार फिर देख लेते हैं। अगर फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग करना हो तो हम मकान और घर के उदाहरण से देख सकते हैं। मकान क्या होता है? मकान ईंट, गारे, पत्थर, चूना, इन सब से बना एक ढांचा होता है, वो हमारे भौतिक भूगोल की तरह। जब हम इसमें ह्यूमन को फिट कर देते हैं या लोगों को फिट कर देते हैं तो ये मकान से क्या बन जाता है? घर बन जाता है। इसी प्रकार फिजिकल ज्योग्राफी में जब जो मेन एलिमेंट की एंट्री होती है तो क्या बन जाती है? ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या करते हैं? अब ये जो मकान में रहने वाले लोग हैं, ये अपने मकान से किस प्रकार इंटरेक्शन करते हैं या फिर आपस में किससे इंटरेक्शन करते हैं, वही क्या है? एक प्रकार से मानव भूगोल के तरह है। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? मेन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन का। ये कई प्रकार से हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य क्या करता है? अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं, रिसोर्सेज के लिए किस पर निर्भर करता है? एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे। जो अपने जो यहाँ तक कि अपने जो फूड, वाटर जैसे रिसोर्सेज भी उसको किससे मिलते हैं? पर्यावरण से। तो पर्यावरण पे निर्भरता है। वहीं दूसरी ओर क्या करता है? पर्यावरण के साथ में मनुष्य क्या करता है? अनुकूलन का प्रयास करते हैं, अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ये मनुष्य की जो वेशभूषा है, ड्रेसेज, उसकी फूड हैबिट, जो खान पान है, इन सब में भी वो चीज़ें परिलक्षित होती हैं। जैसे हम एक शीत प्रदेश और उष्ण प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान या जीवन शैली है, उससे इसकी तुलना कर सकते हैं। अब आगे की जो यूनिट्स हैं उनमें हम विश्व की विभिन्न जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, शीत प्रदेश, उष्ण प्रदेश। उस समय ये चीज़ें और अधिक स्पष्ट होंगी कि किस प्रकार अडेप्ट करता है, इसको हम तब समझेंगे। अब अडेप्ट करने के साथ क्या करता है? ये दोहरी प्रक्रिया होती है कि जहाँ इन्वायरमेंट मैन को इन्फ्लुएंस करता है तो दूसरी ओर मानव भी पर्यावरण को इन्फ्लुएंस करता है। मानव क्या करता है? अपने पर्यावरण को मॉडिफाई करता है। जैसे खेती, उद्योग, बस्तियाँ, ये सब क्या मनुष्य ने
जो अपनी पृथ्वी की सतह उस पर डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण या उसको अपने अनुकूल जो कृषि भूमि उपयोग अपने अनुसार करने का प्रयास किया, ये सब क्या है जो अपने पर्यावरण के साथ जो मॉडिफाई करता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा उदाहरण आज देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज, कि कार्बन उत्सर्जन के कारण जो वैश्विक जलवायु है उसमें भी परिवर्तन मतलब मानव के कारण हुआ है। तो इन सब बातों का अध्ययन किस में करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो जैसा कि आप इस बार पढ़ेंगे कि हम पॉपुलेशन या जनसंख्या, अधिवास, मनुष्य की आर्थिक गतिविधियाँ, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जो परिवेश है, इकाइयाँ, उन सब का अध्ययन भी किसमें करेंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत। क्या निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल में जो मानव का जो निर्मित पर्यावरण है या ह्यूमन या कल्चरल इन्वायरमेंट है उसका अध्ययन करते हैं, वहीं दूसरी ओर फिजिकल ज्योग्राफी में जो उसका फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी उसमें जो मेन एलिमेंट है, जो मनुष्य का तत्व है, उसको उठाने के बाद जो प्राकृतिक जो या फिर जो भौतिक पर्यावरण है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं डाइकोटमी। डाइकोटमी क्या है? डाइकोटमी है कि ज्योग्राफी, जो डाइकोटमी के अंतर्गत ज्योग्राफी की दो ब्रांचेस मानी जाती हैं एक तरीके से पूर्णतः भिन्न में, फिजिकल और ह्यूमन ब्रांच। तो अगर हम पुराने समय से देखें, ग्रीक स्कॉलर्स के समय से देखें, तो उनका मुख्य जोर क्या था, भौतिक भूगोल पे। उन्होंने मृदाओं का अध्ययन किया या फिर जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में लिखा, भले ही पूर्णतः भौगोलिक ना लिखा हो लेकिन हम उसमें भौगोलिक तत्व देख सकते हैं। तो मुख्य जिक्र उनका भौगोलिक तत्वों में था। अब हम जैसा कि जानते हैं निश्चयवाद में देखा है कि जो पुराने स्कॉलर, ग्रीक स्कॉलर थे, उन्होंने फिर रोमन या अरब, इन्होंने ये समझने की कोशिश किया कि किस प्रकार पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है। तो मानव था, लेकिन मानव का एलिमेंट पे ज़्यादा जोर की बजाय किस पे जोर था, जो भौतिक परिघटनाएं थी उसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं, बातें आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में हम देखें तो आधुनिक भूगोल के पिता या जनक हम्बोल्ट और रिटर को माना जाता है। हम्बोल्ट और रिटर दोनों ने ही एक तरीके से डाइकोटमी का नकारा है, मतलब ऐसा नहीं माना कि कोई फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी अलग अलग है। यद्यपि ये अवश्य था, हम्बोल्ट का जोर था भौतिक भूगोल के अध्ययन में और रिटर का जोर था मानव भूगोल एक तरीके से। तो जो एंथ्रो यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक था, तो रिटर का जो पूरा अध्ययन था वो मानव केंद्रित था। वही हम्बोल्ट का किस पे अधिक जोर था, मानव भूगोल। लेकिन फिर भी दोनों भौतिक और मानव भूगोल को अलग अलग जो विभिन्न शाखाएं नहीं मानते थे, इनके इंटीग्रेटेड अध्ययन पे जोर देते थे। और ठीक है, यहाँ शायद इतना ही बताना मुनासिब है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भूगोल में डाइकोटमी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था ऑस्कर पेस्टेल, लगभग 19वीं सदी के मध्य के समय। इनको क्या भूगोल में भौतिक तथा मानव भूगोल के बीच में जो डाइकोटमी है या द्वैतवाद है उसका जनक माना जाता है। पेस्टेल साहब का क्या मानना था कि द फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वर टू एंटायरली सेपरेटेड डोमेन्स ऑफ नॉलेज, अर्थात जो भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल जो नॉलेज है, ज्ञान के दो पूरी तरह भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है, एंटायरली सेपरेटेड है। तो ये एक प्रकार से भूगोल में द्वैतवाद को स्वीकार करते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा, लेकिन भूगोल में मुख्यतः किस पे जोर होना चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी। उन्होंने जो भौतिक भूगोल है उसको एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। फिर पेस्टेल की तरह थे जॉर्ज गर्लैंड, उन्हीं के दौर में थे, ये भी जर्मन जो भूगोलवेत्ता थे। इनका भी यही मानना था कि जो भूगोल को विशुद्ध रूप से भौतिक भूगोल पर केंद्रित होना चाहिए। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल पूर्णतः अलग है, इसलिए भूगोल में सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन कर भौतिक तत्वों का अध्ययन करना चाहिए, मानवीय तथ्यों का समावेश नहीं करना चाहिए। तो फिर भूगोल का विकास क्रम आगे बढ़ता है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटेड साइंस के रूप में स्थापित हुआ, अर्थात कि भूगोल क्या है, एकीकृत विज्ञान है, मानव और भौतिक में इसको नहीं बांटा जा सकता, या इसको बोलते हैं कि मतलब डाइकोटमी को अस्वीकार करती है एक तरीके से कि ऐसा कोई विभाजन नहीं किया जा सकता। इसकी शुरुआत होती है मुख्यतः रेड जेल से। रेड जेल
जो मानव पर्यावरण संबंधों में जिन्होंने नीतिवाद की शुरुआत की, अर्थात उन्होंने ये माना कि जो पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने में। फिर इसके बाद में भूगोल में संभववाद की विचारधारा आई, जिसमें मानव को एक सक्रिय कारक माना गया मानव पर्यावरण संबंधों के मध्य। तो इन सबसे क्या हुई थी कि जो भूगोल का जो केंद्र है वो मानव पर्यावरण अध्ययन उसका केंद्र बन गया। तो इसमें जो ऐसा नहीं है कि मैन अलग है, फिजिकल इन्वायरमेंट अलग है, दोनों क्या इंटीग्रेटेड स्टडी होने लगी है। फिर क्या हुआ, फिर भूगोल में बहुत सारी शाखाएं आई, जैसे प्रादेशिक अध्ययन आया। प्रादेशिक अध्ययन जैसे कि अभी आपका सेकंड पेपर है राजस्थान का भूगोल, उसमें क्या पढ़ेंगे, राजस्थान को एक प्रदेश के रूप में पूरा उसका भौगोलिक समस्त तत्वों का भौगोलिक अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम जो राजस्थान के जो फिजिकल फीचर्स हैं, स्थलाकृतिक प्रदेश हैं, जलवायु है, आबोहवा प्रणाली, उसका तो अध्ययन करेंगे, लेकिन साथ में इसके जो मानवीय तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं, जो आर्थिक गतिविधि हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। इस प्रकार जो प्रादेशिक अध्ययन है उसमें जो भौतिक और मानव भूगोल के बीच में कोई भेद नहीं रहा, या दोनों की इंटीग्रेटेड स्टडी शुरू होगी। इसके बाद भी भूगोल की बहुत सारी शाखाएँ, जैसे मात्रात्मक क्रांति भी, फिर आपका मानवतावाद आता है, व्यवहारवाद आता है, उससे पहले रेडिकल ज्योग्राफी होती है, वेलफेयर ज्योग्राफी होती है। तो इन सब, लेकिन जो परवर्ती जो भी भूगोल की जो शाखाएँ रही उनमें भी इस पे जोर रहा कि ज्योग्राफी का एक एकीकृत विज्ञान के रूप में अध्ययन में। तो इसलिए हम जो वर्तमान में किस प्रकार ज्योग्राफी पढ़ी जाती है और किस प्रकार पढ़ी जानी चाहिए एज ए होल, इसको फिजिकल और ह्यूमन दो में अलग अलग नहीं बांट सकते। हाँ, ये है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल के अंदर मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी मानवीय तत्वों का अध्ययन करते समय हम उसको भौतिक जो तत्व हैं उनके अध्ययन से भिन्न नहीं कर सकते। धन्यवाद।